पहले बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि कंपनी ने अपने जीआरएम के आंकड़े जो है उनको नहीं दिया है। नो डाउट। तो दोस्तों बात करेंगे आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में, जिसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिली। उसके पीछे का कारण भी बताएंगे और क्या वजह रह सकती है जिसकी वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 5-5.5% की गिरावट देखने को मिली। मंडे के दिन जो क्लोज़ हुआ था 1900 के लेवल पे, 1940 के लेवल पे क्लोज़ हुआ था और फिर इसने ओपन दिया 234 का और फिर वहाँ से ओपनिंग के बाद डायरेक्ट ये हमें दिन के एंड तक गिरता ही रहा, गिरता ही रहा और गिरता ही रहा। इसके पीछे की वजह हम जानेंगे। तो बात कर लेते हैं इसके डिलीवरी क्वांटिटी रेट के बारे में हम बात कर लेंगे। तो आप यहाँ चलते हैं, हम देखते हैं इसका सिक्योरिटी डिलीवरी रेट। तो 36% की डिलीवरी हुई है, यानी डिलीवरी अभी अच्छी आ रही है। तो जिन्होंने पोजीशन होल्ड कर की है वो अपना सौदा लॉस में ना काटे बिल्कुल भी, क्योंकि अभी इसमें मैं आपको एक क्लिप दिखाऊंगा जहाँ से इसका आपको रीज़न पता चलेगा किस वजह से रिलायंस ने फॉल करा है यहाँ से। दोस्तों जैसा आपको पता है मेरे चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस देखने को ज़रूर मिलता है और मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जिन्होंने रिलायंस का सौदा काट दिया है उन्होंने गलती करी। बिल्कुल अपना सौदा ना काटें, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आपको पता है मुकेश अंबानी की कंपनी है और ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। निफ्टी 50 का वेटेज सारा इस पर डिपेंड है। तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन कुछ आपको वॉरेन बफेट का एक किस्सा बता देता हूँ। जब कंपनी गिर रही हो, कोई अच्छी कंपनी गिर रही हो और आपको नीचे के इस लेवल पे मिल रही हो, तो आपको हमेशा बाय करना चाहिए। आपको वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी चाहिए, आपको वहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो मेरा कहना तो यही है, आप हर डिप पे इस पर बाय करें। जैसे कि अब ये 1940 के लेवल पे चल रहा है, अगर आप फिर जब ये भागेगा फिर आप इसे पकड़ोगे तो आप इसे आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे शेयर उठाने के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लेवल पे आपको यहाँ पे कम पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि ये नीचे चल रहा है। तो आप जितने नीचे जा रहे हैं वहाँ पे आप शेयर उठाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब ये भागेगा आपको अच्छे रिटर्न ही मिलेंगे गाइस यहाँ से। तो अब बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। मेरा समझाने का काम है, बाकी आप खुद का दिमाग आपके पास, खुद आप सोच सकते हैं, खुद आपको बाय करना है, खुद आपको सेल करना है और बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि अगर आप फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को मिलाते हैं तो मेरा कहना यही है, आप यहाँ को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। आप वेट करें जहाँ से रिवर्सल मिलने को देखना मिलता है वहाँ से आप बाय कर लीजिए ईजिली। तो चलिए हम देखते हैं इसका डेली चार्ट पैटर्न। तो आपको मैंने बताया था, आपको पिछली वीडियो देखी होगी, यहाँ से इसने ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है ना। अब मैंने पिछली वीडियो में आपसे ये भी बताया था, अगर ये यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर ये इस लेवल से ऊपर नहीं ओपन हो पाता है, यहाँ से रिवर्सल नहीं देता है, तो आपको बाय नहीं करना है। तो वैसा ही हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया रिलायंस और आज काफ़ी हमें गिरावट देखने को मिली। तो अब एक और इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है रिलायंस। अब आपको देखना है जब तक आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ में कहाँ से बाइंग करनी है मैं आपको बताता हूँ। 1960 के लेवल से ऊपर से ही बाई करनी है आपको, इस लेवल से ऊपर आपको बाय करना है रिलायंस। और अब आपको मैं दिखाने वाला हूँ क्लिप, क्या क्लिप रहेगी और क्या बताया गया है क्यों रिलायंस इतना गिरा है। तो चलिए देखते हैं क्लिप। तो चलिए अच्छी बात है, भारतीय कोई टेंशन वाली बात नहीं। आइए रिलायंस नतीजों के बाद जो टूटा है उसकी वजह जान लेते हैं। वरुण हमारे साथ है बताने के लिए। वरुण, इतना तेज गिरावट? देखिए अनिल जी, वैसे तो इस काउंटर की आदत हो गई है नतीजों के बाद ये गिरता ही गिरने की। हाँ। पिछले क्वार्टर में भी यही हुआ था, नतीजे आए थे तब 2050 के आसपास ट्रेड करा था, अगले दिन गिर के 1870 के आसपास आ गया था, यानी कि 8% के आसपास की गिरावट। लेकिन इस बार की गिरावट थोड़ी चिंताजनक है और वो क्यों है? क्योंकि देखिए मार्केट को एक बात पसंद नहीं है और वो है अनसर्टेनिटी, या फिर अगर किसी चीज को लेकर क्लैरिटी नहीं है तो ये मार्केट को पसंद नहीं आता और ये एक्चुअली इस काउंटर को आज गिरा रहा है। नतीजे इतने खराब नहीं थे, लेकिन इस बार पहले बार ऐसा हुआ है इतिहास में कि कंपनी ने अपने जीआरएम के आंकड़े जो है उनको नहीं दिया है। नो डाउट कंपनी ने अपने जो रिपोर्टिंग का तरीका है उसको बदल दिया। जो कंपनी का रिफाइनिंग और पेट्रोकेम का कारोबार था अब उसको ऑयल टू केमिकल कारोबार करके कंपनी ने दिखाया है। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर आपको ऑयल एंड गैस के कारोबार को मापना है तो उसका एक जो मेन पैरामीटर था वो था जीआरएम, और इस बार कंपनी ने अपने जीआरएम का आंकड़ा नहीं दिया। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में इस कंपनी का जो जीआरएम था वो लाइफ लोस पे आ गया था $5.7 पे, और उसके बाद अब जीआरएम नहीं देना ये कहीं ना कहीं इस कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है। इसके अलावा आपको याद होगा सऊदी अरब के साथ जो डील थी ऑयल एंड गैस कारोबार को लेके, उसको लेके भी कोई अपडेट नहीं है। तो ये जो एक समय पे इस कंपनी का ब्रेड एंड बटर कारोबार हुआ करता था, मेन कारोबार हुआ करता था, उसको लेके क्लैरिटी है नहीं। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही है कि इन्होंने अपना जो रिटेल और जियो का कारोबार बेचा है उसके कारण आगे जाके मुनाफे में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि काफी हद तक हिस्सा तो ये बेच चुके हैं। तो जैसे कि रिटेल में 10% हिस्सा बेचा है उसके कारण मुनाफा करीब 7% के आसपास गिर सकता है, और जियो में जो 33% के आसपास बेचा है
उसके चलते कुछ मान के चल रहे, इनफैक्ट नीडल वाइज की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि 63% के आसपास का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, जिसके कारण मुनाफा कम हो सकता है, क्योंकि ये दोनों कारोबार इस कंपनी के एबिट में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, जो इनका फाइबर टू होम कारोबार है उसको लेके भी क्लैरिटी नहीं दी है। सब जगह यही दिया गया है कि अच्छी ग्रोथ हो रही है, अच्छी ग्रोथ हो रही है, नंबर्स कहीं दिए गए नहीं है। तो ये वो चिंता की बात है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि रिलायंस का काउंटर गिर रहा है आज अच्छे नतीजों के बावजूद। तो चलिए, अच्छे नतीजों के बावजूद रिलायंस कमजोर होता हुआ दिखाई, क्योंकि सिर्फ जीआरएम्स के आंकड़े नहीं थे और FTTH, हाँ FTTH जो होता है फाइबर टू होम इनका कारोबार है, हाँ। उसको लेके भी कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ दिया है गुड ग्रोथ। आई मीन तो है क्या, मैं नंबर नहीं देंगे तो आप खराब मान लोगे। लेकिन गुड ग्रोथ बोलोगे तो हम मान लेंगे वो भी तो प्रॉब्लम है ना अनिल जी। डेटा नहीं है सर, डेटा नहीं है, डेटा नहीं है।